वेलकम बैक गाइस। आज फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और क्या ही नई वीडियो, वही हम एसएचएम कंटिन्यू करेंगे आज फिर से। और इस एसएचएम की वीडियो का आज लेक्चर नंबर 4 है। और आज के इस नए लेक्चर में हम सीखेंगे एंगुलर एसएचएम के बारे में। एंगुलर एसएचएम जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए। और ये मतलब देखा जाए तो जो एंगुलर एसएचएम का टॉपिक है वो काफ़ी हद तक सेम ही है, लगभग लीनियर एसएचएम से मिलता जुलता टॉपिक ही है। लेकिन उसके बाद जो हम पढ़ेंगे पेंडुलम्स के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक होगा आज का। बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो एंगुलर एसएचएम पढ़ने वाले हैं आज हम। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर एसएचएम। तो एक्चुअली होता क्या एंगुलर एसएचएम? It says that the torque is directly proportional to the negative of the angular displacement. अरे भाई कैसे पागल बनाते हैं देखो। It says that the torque is directly proportional to the negative of angular displacement. Tau is directly proportional to minus of theta. अरे कुछ याद आया नहीं आया? लगता है याद ही नहीं आता तुम लोगों को। जब तक सुनोगे नहीं कहाँ से याद आएगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, कुछ ऐसा कुछ पढ़ा हो किसी भले मानुष ने, किसी जन्म में पढ़ाया हो तुम्हें, तो याद आ जाए मेरे ख्याल। तो बस एंगुलर में फोर्स का काम टाउ करता है और एक्स का काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। सब कुछ सेम होगा, सब कुछ। अब थोड़ा सा डिराइव वगैरह सब भी देख लेते हैं। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, तो टाउ इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ थीटा। यहाँ पर भी हम के ही लेंगे, के टाइम्स ऑफ थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ थीटा हो गया। तो फिर इसके बाद जो टाउ हुआ, मतलब बेसिकली टाउ को हम आई इंटू अल्फा लिख सकते हैं, माइनस के टाइम्स ऑफ थीटा। तो जो अल्फा हुआ वो हुआ माइनस के अपॉन आई टाइम्स ऑफ थीटा। आई मालूम है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम क्या करेंगे कि एक ओमेगा स्क्वायर लेंगे, उसको के अपॉन आई के इक्वल लेंगे। ये क्या किया सर आपने? सर ने कुछ नहीं किया, सर ने बस एक ओमेगा स्क्वायर लिया है, उसको के अपॉन आई के इक्वल किया है। इतना ज्यादा कुछ भी नहीं करते सर ने। तो ओमेगा स्क्वायर के अपॉन आई के इक्वल लिया, तो इसमें ये चीज पुट करूंगा तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये उधर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। याद है डबल डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी? उसकी क्या थी? लीनियर एसएचएम की डबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी? होती थी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इधर क्या है? लगभग हर चीज तो सेम ही है, बस लिखने के लिए वेरिएबल चेंज हो गए हैं, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो जो थीटा का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? इससे थीटा का फॉर्मूला आएगा नथिंग बट दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना? ये थीटा का फॉर्मूला होगा। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा ए ओमेगा, ओ सॉरी, ओमेगा टी प्लस फाइव। और अल्फा का फॉर्मूला होगा ए ओमेगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आ रही, तुम मेरा स्टार्टिंग का लेक्चर तुम लोग देख सकते हो। वहां से तुम्हें काफी अच्छे ढंग से तुम्हें ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी कि ये सर ने कैसे लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, इसका उसका तुम काफी इजीली समझ सकते हो। और भी फॉर्मूलाज देख लो। तो और फॉर्मूलाज क्या होते थे? जैसे एक फॉर्मूला ओमेगा का और होता था, वो क्या होता था प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। और अल्फा का भी एक फॉर्मूला, ये तो खैर हमने ऊपर ही देखा, अल्फा का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम बहुत यूज करेंगे, ये वाला डबल स्टार मार्क करो। क्यों बहुत यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा ना, वो क्या होगा? 2 पाई अपॉन ये वाला ओमेगा,
समझे? तो कभी भी अगर अल्फा, तो लिखना भी थोड़ा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रुको, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये समझ में भी तो आना चाहिए क्या अल्फा क्या डायरेक्टली, समझ जाना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो गया। और अल्फा रीस्टोरिंग, कल ही बताया था रीस्टोरिंग के बारे में, अल्फा रीस्टोरिंग अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया तो जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नथिंग बट ओमेगा। तो इससे हम टाइम पीरियड काफी इजीली निकाल सकते हैं। समझे बात, नहीं समझे? ये बताओ समझे नहीं समझे? समझे ना? तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट तुम्हारे उसके लिए लिख देता हूँ कि ट्रिक करके लिख लो, लीनियर और एंगुलर, यहाँ का x, वहाँ का थीटा, यहाँ का v, वहाँ का ओमेगा, यहाँ का a, वहाँ का अल्फा, यहाँ का फोर्स टाउ, यहाँ का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और भी कुछ होता है, हाँ, यहाँ का मास कह सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली जो रिलेशंस बनते हैं ना इसके बीच, वो भी कुछ ऐसे ही बनते हैं कि x इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो एक्सेप्ट इसको छोड़ के, एक्सेप्ट अगर यहां से नहीं, अगर यहां से यहां जाना है तो मल्टीप्लाई बाय आर करते हैं, और अगर यहां से यहां जाना है तो डिवाइड बाय आर करते हैं, लेकिन ये नहीं आएगा, नॉट इंक्लूड दिस। क्यों नहीं होगा इसका? तो तुम जानते हो एम एल स्क्वायर होता था, एम आर स्क्वायर होता था, वो चीजें होती थी इसकी। लेकिन होता वो भी आर की टर्म्स में ही है, ऑलवेज आर की टर्म्स में ही होता है वो भी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो कोई मतलब कोई ऐसी मैंने बात बता नहीं दी, काफी ज्यादा आसान बातें थी जो हम इतने दिनों से ये सब करते आ ही रहे थे। तो अब आते हैं इतना करने के बाद सिंपल पेंडुलम के बाद, अब देख लो एंगुलर एसएचएम बता भी दिया, बस इतना सही टॉपिक होता है एंगुलर एसएचएम। अब आता है सिंपल पेंडुलम, काफी ज्यादा मजेदार और इम्पोर्टेंट चीज। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? इट परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम। सिंपल पेंडुलम जो होता है ना, ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता है। कैसे? मैं दिखाता हूँ, देखो। सपोज ये इसकी मीन पोजीशन है, 2 मिनट पेन, ये इसकी मीन पोजीशन थी, x इज इक्वल टू 0। और अभी ये जो पोजीशन है इसकी x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड है, तो ये जो एंगल कवर किया ना थीटा, इस ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये चीज देखते हो, ये पहले इधर था, फिर इधर तक जाएगा मैक्स टू मैक्स, और फिर वापस आएगा इधर, मतलब इधर नहीं, इधर तक, और फिर इधर आएगा। ये लक्षण किसके दिखा रहे हैं? अरे लक्षण जानते हो नहीं जानते किसके लक्षण है? हम्म, हाँ हाँ, उसी के लक्षण है ये, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं उस बीमारी को? एसएचएम। और कौन सा वाला एसएचएम है? एंगल वेंगल जो लग रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, अरे अरे समझदार लौंडे हो गए हो तुम लोग। एंगुलर एसएचएम। तो बस यहाँ से समझ जाओ कि एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता है। बेसिकली क्या होता है, मैं थोड़ा उसके ऊपर बात करता हूँ। ये जा रही है तो इस रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन आया ही होगा अंदर की तरफ। अब क्या है ना कि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज mg। लग रहा है, नहीं लग रहा है? अगर मैं बोलूं कि इसकी पूरी लेंथ है l, स्ट्रिंग की पूरी लेंथ है l, हम निकालने के जा रहे हैं, हम निकाल रहे हैं टाइम पीरियड।
हम ना हर किसी के टाइम पीरियड निकालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ वगैरह हम इसी सब से निकाल लेंगे हम, बट टाइम पीरियड निकालने में ज़्यादा ज़्यादा सोचते हैं। अब देखो टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो बेसिकली अगर मैं देखूं ये पहले इधर था और अब ये इधर चला गया ऐसे, तो ये कंपोनेंट लूं अगर मैं इसका, ये एंगल थीटा होगा। तो अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ से हटाऊं तो ये वेक्टर होगा एम जी कॉस थीटा, और यहाँ ये वेक्टर होगा एम जी साइन थीटा। ये मैंने कुछ नहीं किया, जैसे मैंने कंपोनेंट्स लिए, काफी बेसिक बात थी। अब जो टेंशन है, ये टेंशन तो कुछ नहीं होगा, ये टेंशन जो है ये तो एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो जो टेंशन को बैलेंस करेगा वो तो एम जी कॉस थीटा होगा। तो इट बैलेंसेस द टेंशन, ये टेंशन को काफी इजीली बैलेंस कर देगा। लेकिन अब हम किस चीज में इंटरेस्टेड है कि ये घूमेगा कैसे, इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो ये जो एम जी साइन थीटा है ये क्या कर रहा है, एम जी साइन थीटा ये कर क्या रहा है? तो ये एक्चुअली में इट प्रोवाइड्स द टॉर्क टू द स्ट्रिंग, और लिख लो कि टू द पेंडुलम, by which it makes some angular displacement। इस ये एम जी साइन थीटा इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना रहा है। तो जो टॉर्क होगा, ये टॉर्क लिखना है हमें। अब टॉर्क क्या होता था? टॉर्क होता था फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर, तो फोर्स और आर तो आपस में परपेंडिकुलर ही है। बेसिकली टॉर्क जो होता था वो होता था एफ क्रॉस आर, ये होता था टॉर्क, समझे ना? तो अब अगर हम फोर्स देखेंगे तो फोर्स एक्चुअली इसमें एम जी लग रहा था, और जो फोर्स है और जो आर है वो एल है। तो जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क कुछ भी नहीं बेसिकली, तो ये देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इसे हम नेगेटिव लेते हैं, दिस इज माइनस आई, ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है। तो जो फोर्स आएगा वो आएगा एम जी और आर की जगह एल, और क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो साइन थीटा। तो एम जी एल साइन थीटा, ये देखो ना, हमें इस पे फोर्स लग रहा है एम जी, ये एल, टॉर्क लिखना है, तो टॉर्क जो आएगा इधर, टॉर्क वो एम जी एल, एम जी फोर्स हो गया, एल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट हटाया, तो एम जी एल साइन थीटा यहाँ से आ गया। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल्स, छोटे एंगल्स के लिए ना जो साइन थीटा होता है वो थीटा के इक्वल होता है छोटे एंगल्स के लिए। तो हम जो टॉर्क लिखेंगे वो बेसिकली यहाँ पे जो टॉर्क आएगा रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क क्यों? क्योंकि ये इसको बार बार ही देखो, ये इधर था, इसको इधर लेके जा रहा है, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा अंदर की तरफ लग रहा है, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करा रहा है, दैट्स व्हाई रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, विच इज इक्वल टू mg l, और sin थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं, mg l थीटा। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई डॉट आई इंटू अल्फा रिस्टोरिंग विच इज mg l थीटा। तो ये जो अल्फा रिस्टोरिंग आ रहा है ये mg l अपॉन आई इंटू में थीटा आ रहा है। तो यहाँ से हम काफी इजीली देख सकते हैं कि जो अल्फा रिस्टोरिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
थीटा के, तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर एसएचएम। तो दिस प्रूव्स कि एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता है। कैसे करता है, मैंने यहाँ पे प्रूफ भी दे दिया, देखा ना, यहाँ पे लिखा था ना, इट परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम। तो अब मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया कि एंगुलर एसएचएम कैसे परफॉर्म करता है। अब बेसिकली टाइम पीरियड क्या होगा, क्या होगा टाइम पीरियड, सोचो 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 सोचो। टाइम पीरियड के लिए हमें पहले ओमेगा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ओमेगा स्क्वायर इज mgl/i, है ना। अब देखो जो आई होगा वो क्या होगा, आई क्या होगा इस केस में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, अब खुद देखो, ये पेंडुलम, एल लेंथ है, इसके अबाउट निकालना है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके एम मास है। तो भूल गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, ml², इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम से एम कट एल से एल। तो जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है g/l, g/l आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से जो ओमेगा आया, दिस इज नथिंग बट √g/l। तो अब हम यहाँ से, अगर मैं सपोज यहाँ से टाइम पीरियड निकालने के लिए जाऊँ, तो टाइम पीरियड का तो इससे आसान कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम पीरियड 2π/ओमेगा होता है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√L/g। तो इससे हम काफी इजीली ये पॉइंट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम depends on what, depends upon the length and g इफेक्टिव। अभी g इफेक्टिव क्या है, अभी लिख लो, एक्चुअली L/g इफेक्टिव होता है। अभी g इफेक्टिव क्या होता है मैं बताऊंगा, L/g इफेक्टिव होता है। g इफेक्टिव का क्या कंसेप्ट है, अभी 2 मिनट में बता रहा हूँ g इफेक्टिव का क्या कंसेप्ट है, अभी सिर्फ लिख लो। बताता हूँ g इफेक्टिव क्या है। तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है 2π/L/g इफेक्टिव। तो जो टाइम पीरियड है वो लेंथ और g इफेक्टिव पे डिपेंड करता है। कैसे, g इफेक्टिव पे ऐसे डिपेंड करता है, ये तो L पे डिपेंड कर दिया और g इफेक्टिव पे इनवर्सली। तो बेसिकली ऐसे होता है कि अगर बेसिकली √L से करता है। तो अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि जो लेंथ अगर बढ़ा दी मैंने तो टाइम बढ़ेगा, तो इसका मतलब टाइम इंक्रीज होने लगेगा। तो 60 सेकेंड्स जो होंगे वो क्या मालूम 30 सेकेंड्स में हो जाए, मतलब घड़ी खराब, है ना। और जी इफेक्टिव बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। तो जो 60 सेकेंड्स होंगे क्या मालूम वो 120 सेकेंड में, मतलब 2 मिनट में 1 मिनट ले रही है हमारी घड़ी। हाँ, जो पेंडुलम वाली घड़ी होती थी पुराने जमाने में, ऐसे ही चलती थी इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे। तो ये जी इफेक्टिव और ये एल काफी ज्यादा हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता था। काफी अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं इनके एरर के बेसिस पर, हम देखेंगे क्वेश्चंस। काफी बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं वो। तो ये एल और जी इफेक्टिव हमने निकाल दिया। तो बेसिकली आपको याद करके रखना क्या था इसमें, ध्यान दिया था नहीं दिया था, याद करके आपको सिर्फ इतनी सी चीज रखनी थी इसमें, कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ओके, ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और अगर देखा जाए तो बेसिकली हमें अगर इसकी इक्वेशन निकाले तो वो होगा d²θ/dt²। मैं कैसे लिख रहा हूँ मुझको बताने की जरूरत नहीं है, और अगर आप भी नहीं लिख पा रहे हो तो भाई फिर स्टार्टिंग से देखना शुरू करो। ये हो गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ पेंडुलम। पेंडुलम भी कौन सा पेंडुलम पढ़ रहे हैं हम, सिंपल पेंडुलम। अभी आगे पढ़ेंगे हम
कंपाउंड पेंडुलम भी थोड़ा सही में कंपाउंड होता है, या सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे थे अभी हम। हम्म, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, इसे याद कर लो, बिल्कुल अपने मन मंदिर में बसा लिया जाए इस फॉर्मूला को, अंत समय तक बिल्कुल याद करके रखा जाए। अब आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? अभी ऊपर जी फैक्टिव बताया था ना, बस ये उसी का है, जी फैक्टिव। बेसिकली होता क्या है ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या लाना फलाना ढिमका इसका उसका, तो इनमें से इतना सा कंसेप्ट लगता है कि सपोज कोई बॉडी रेस्ट पर है ऐसे, तब तो उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है mg, लेकिन अभी ये बॉडी आगे की तरफ चलने लग गई, इसमें mg लग रहा था ऐसे, अब ये बॉडी आगे की तरफ चलने लग गई, वही सूडो फोर्स वाला कंसेप्ट है बेसिकली, वही चीज। तो इस फोर्स को हटा के इधर एक ma लग जाएगा, है ना। तो आई होप ये चीज आपने फोर्स में पढ़ भी रखी होगी, और अगर नहीं पढ़ रखी तो हम 3 केसेस करेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 काफी ज्यादा सिंपल केस है। केस नंबर 1 में मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि सपोज अगर मैं बोलूँ एक लिफ्ट है, लिफ्ट वाले ही 3 केसेस करके काम खत्म करेंगे। टेक्नोलॉजी के टाइम में क्यों इतने पंगे ले रहा हूँ। तो ये सपोज लिफ्ट है और ऊपर की तरफ ए नॉट वेलोसिटी से चल रही है। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर हम इस लिफ्ट के अंदर बैठ के कोई बंदा देख रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, हम उसे लेते हैं, मतलब उससे बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस हो ना, तो अपने आप को उस जगह से देखो कि आप भी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, आप भी एक्सिलरेट ही कर रहे हो उसके साथ। मतलब कोई अगर बैलगाड़ी चल रही है तो आप खड़े रहकर मत देखो, आप उस बैलगाड़ी पे बैठ कर देखो। ये क्वेश्चंस को काफी ज्यादा आसान बनाता है। खैर ये इस चैप्टर में नहीं पढ़ना होता है, एनएलएम में पढ़ना होता है। खैर कोई बात नहीं, हम एनएलएम में भी बताएंगे और हम इधर भी बता रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सपोज ये मैं अंदर आ गया हूँ, तो ये जो ए नॉट वेलोसिटी से चल रही थी रुकेगी। अब इसको इधर ना एम ए नॉट नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, ये ए नॉट एक्सेलरेशन से मतलब चल रहा था, और अब ये एम ए नॉट नीचे की तरफ लगेगी, और एम जी भी। तो बेसिकली जो पूरा फोर्स है ना, एफ इफेक्टिव फोर्स जो है वो क्या है, एम जी प्लस एम ए नॉट। कहाँ पर, माइनस जे कैप डायरेक्शन। तो जो एफ इफेक्टिव है उसे मैं लिख सकता हूँ एम इंटू जी इफेक्टिव, एम जी प्लस एम ए नॉट, तो एम से एम कैंसिल, तो जो जी इफेक्टिव आ गया इस केस में वो होगा जी प्लस ए नॉट। समझे मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो अभी इस पेंडुलम की सपोज लेंथ एल है, तो अगर इसके टाइम पीरियड में निकालूं तो 2 पाई अंडर रूट में व्हाट इज एल अपॉन में जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव इज नथिंग बट जी अपॉन ए नॉट। समझे मेरी बात। तो तुम देख पा रहे हो कि कितने उबड़ खाबड़ टाइप्स वाले भी क्वेश्चन होंगे, तो तुम उसका बस जी इफेक्टिव कैलकुलेट कर लो, टाइम पीरियड खुद ब खुद आ जाएगा। देख पा रहे हो, उबड़ खाबड़ क्वेश्चंस भी हों तो बस उसमें जी इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। देख रहे हो कितना आसान बनते जा रहा है चैनल पे फिजिक्स। हम्म अब देखो केस नंबर 2, खुद ट्राई करना है वाला केस। ये केस तो और भी ज्यादा आसान है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये पेंडुलम, ये लेंथ एल, और इस बार ये नीचे की तरफ चल रही है ये नॉट एक्सिलरेशन से। अब बताना है टाइम पीरियड। चलो शुरू हो जाओ। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, ए नॉट ऊपर की तरफ, इसको रोक लो, मेरे को बिठा दो इधर, मेरे को बिठा दिया करो। अब उसके बाद अगर नीचे की तरफ ये पहले चल रहा था, तो इस बार ऊपर की तरफ ए नॉट आएगा, एम ए नॉट आई मीन, और नीचे की तरफ एम जी। तो जो एफ इफेक्टिव होगा दैट इज एम जी माइनस का एम ए नॉट। हम नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं,
मतलब मान रहे हैं, तो ये चीज आएगी। तो अब m इंटू जी इफेक्टिव विच इज g माइनस, तो बेसिकली जो g इफेक्टिव आ गया वो आ गया g माइनस का a नॉट। तो टाइम पीरियड जो हो गया वो हो गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में g माइनस का a नॉट। तो अब तुम ये देखो कि पहले वाले केस में जो था, जो ओरिजिनल टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, वो होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट एल अपॉन जी। ये नॉर्मल के लिए होता है। लेकिन g प्लस ए हो गया, g प्लस ए का मतलब कि g इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो गया, जिसका मतलब टाइम डिक्रीज होगा। तो जब हम ऊपर की तरफ एक्सिलरेट करेंगे, एक्सिलरेट अपवर्ड्स, तो कुछ नहीं होगा, टाइम स्लो हो जाएगा। समझे? जब एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, अगर उसके अंदर पेंडुलम है तो उसका टाइम स्लो हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक लिफ्ट डाउनवर्ड्स जाएगी नीचे की तरफ, तो अब जैसे कि जी इफेक्टिव, इसमें क्या हुआ, इसमें जी इफेक्टिव घटा ना, तो टाइम इंक्रीज होगा। तो बेसिकली क्लॉक जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट इसमें लगना था। एक केस और करा देता हूँ, वैसे स्पेस नहीं बच रही, खैर कोई नहीं। एक केस और, केस नंबर 3, काफी ज्यादा तोड़ केस होने वाला है ये। तोड़ गया अब क्या तोड़ सर, सब सब तो बता दिया, अब तो होशियार हो गए हैं। तो इस बार क्या है, ये इस तरफ जा रही है ए नॉट से, तो इस तरफ ए नॉट से जाएगी, नीचे एम जी, इस तरफ एम ए नॉट। अब क्या होगा, वेक्टर सम, बीच में इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट। तो दैट इज, अगर जी इफेक्टिव निकालू मैं, तो जी इफेक्टिव आएगा अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए नॉट का स्क्वायर। तो बेसिकली एक तरीके से इसमें भी इंक्रीज ही हुई है, नथिंग बट इसकी भी वेलोसिटी इंक्रीज ही हुई है। वेलोसिटी कह रहा हूँ, टाइम पीरियड इंक्रीज ही हो, जी इफेक्टिव इंक्रीज ही हुई है, तो टाइम पीरियड डिक्रीज ही होगा। तो अब अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे, तो दैट इज 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट का स्क्वायर, ये इसका टाइम पीरियड। अभी यही क्वेश्चन जेई में आया होता सपोज, यही वाला क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन तुम ऐसे ऐसे देखते, रूट के अंदर रूट, ये वो, कितना घबरा जाते। कुछ था इस क्वेश्चन में, ऐसे ही पागल बना रहे होते हैं बस सब लोग। बनना नहीं है, हम जेई टॉपर से पढ़ते हैं, बनना नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक देखो, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ऑसिलेशन होता है सिंपल पेंडुलम का, वो चीज देखनी है। तो सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यार एक बनाई ना, चलो दो, ये ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो बेसिकली अब यहाँ पे जो टेंशन दौड़ाऊंगा, क्या होगा, नीचे की तरफ, सॉरी, नीचे की तरफ mg तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब क्या होगा, अगर इस तरफ E है, और ये यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं, सपोज ये स्फेयर जो है पूरा चार्ज है, प्लस Q, इस पे चार्ज है Q, तो इस तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज Q इंटू ई। आई बात समझ में, Q इंटू ई, ये चार्ज लगेगा इसके ऊपर। तो अगर ये एंगल थीटा है ना मेरे दोस्त, सपोज इफ दिस एंगल इज थीटा, तो अब ये थीटा, और तो अब इस वेक्टर को सॉल्व करेंगे, तो ये ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, और ये इस तरफ टी साइन थीटा, और ये क्यू ई, और ये एम जी। अब इक्विलिब्रियम लेकर सॉल्व कर देंगे, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, एंड टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई।
फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू QE अपॉन mg। तो थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स QE अपॉन mg। तो जो थीटा है यहाँ से tan इनवर्स QE अपॉन mg निकल गया। खैर अब थीटा का तो इतना ज्यादा वो था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज आपको बता दी कि ये चीज याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस ना थीटा के फॉर्म में ही आ जाते हैं कितनी बार। अब अपने बोर्ड लेवल्स के भी क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, तो इसमें जो मतलब प्रोवाइड करेगा बेसिकली, वो कौन प्रोवाइड करेगा? अगर ये ऐसे गया है, तो इसके इस ये कंपोनेंट्स वाली वेलोसिटी करेगी। तो इन कंपोनेंट में ये एंगल थीटा होता था, तो ये एंगल थीटा होगा। तो ये तो हो गया mg साइन थीटा, ये हो गया QE कॉस थीटा। हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ होगा, कैसे नहीं। तो mg साइन थीटा, mg साइन थीटा माइनस में QE कॉस थीटा इनटू में L इसकी लेंथ, ये जो होगा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। रिस्टोरिंग टॉर्क होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा, इसका रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। अगर छोटे एंगल के लिए बात करें तो साइन थीटा जो होता है वो थीटा होता है, और कॉस थीटा छोटे एंगल्स के लिए, मतलब काफी छोटे एंगल्स के लिए जो कॉस थीटा होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 1 के इक्वल होता है। कॉस थीटा जैसे हम देखें कॉस जीरो की वैल्यू क्योंकि 1 होती है ना, तो काफी छोटे एंगल्स के लिए कॉस थीटा 0 होता है। 0 होता है कह रहा हूँ, 1 होता है। तो उसके लिए जो ये आ गया, ये तो आया mg L थीटा माइनस में QE। तो यहाँ से जो आई, यहाँ से जो अल्फा रिस्टोरिंग आएगा ना, वो अल्फा रिस्टोरिंग आएगा mg L अपॉन आई, मतलब आई भी क्या ml स्क्वायर ही लो, इंटू में थीटा सब ऊपर करा चुका माइनस QE ml स्क्वायर। तो बेसिकली ये भी तो एक SHM की क्वेश्चन ही हो गई, भूल गए क्या? फोर्स की क्वेश्चन होती थी माइनस KX प्लस सी, उसमें तो इधर जो टाउ की क्वेश्चन होनी चाहिए वो होनी चाहिए माइनस ओमेगा थीटा प्लस सी, तो वही चीजें तो लिखी हुई हैं। तो इसमें भी जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? इधर भी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस थोड़ा आएगा। तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड सेम रहेगा, पर सिर्फ जी फैक्टर याद रखना। तो आई बात समझ में, क्या समझा रहा था? ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना, बाकी ये तो लगभग सेम ही था इसमें भी। अब आते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है ये, आज की क्लास का सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक है, सबसे ज्यादा हार्ड, हार्ड भी नहीं बोलूंगा, हॉट टॉपिक है या गाइस, सीरियसली काफी ज्यादा हॉट टॉपिक है ये। तो अगर ढंग से नहीं समझा ना तो सही में उबल ही जाओगे, जीभ वीप सब जल जाएगी। तो कंपाउंड पेंडुलम, ध्यान से समझना, रोटेशन का ज्ञान लगेगा इसमें थोड़ा सा। सो इफ अ बॉडी इज hinged about an axis, fixed axis, axis meaning fixed axis, and then oscillates that about that axis, then such a body is known as compound pendulum. तो बेसिकली कहने का मतलब कर रहा है कि सपोज ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, ये एक फिक्स एक्सिस है, ये एक फिक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये अलग प्लेन में एक्सिस है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये जेड एक्सिस में है, ये प्लेन समझ में आ रहा है ना। ये फिक्स एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है, मतलब ऐसे तो कंफ्यूजन ना हो जाए। ये फिक्स एक्सिस के अबाउट हिंज है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसने बोला कि फिक्स्ड
एक्सिस के अबाउट हिंज होकर अगर इस एक्सिस के अबाउट ही ऑसिलेट करे तो उसे कहते हैं कंपाउंड पेंडुलम। इस एक्सिस के अबाउट ही ऑसिलेट करना है। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि ये इसकी मीन पोजीशन, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें होती हैं क्या क्या नहीं होती है, अब हम सारी चीजें निकालने की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आईसीएम होगा, यहाँ पे जो टॉर्क होगा, क्या टॉर्क की बात है अभी थोड़ा रहने देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे जो होगा वो आईसीएम होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। हम्म, तो यहाँ पर अब नीचे की तरफ mg लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल। इसकी जो लेंथ है वो भी l है, तो इस तरफ वो कराने वाला जो वो था वो mg साइन थीटा होगा। तो बेसिकली जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो mg साइन थीटा, ये बातें तो हमने पढ़ रखी है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो देख लो सब में कंसेप्ट वही लगना है, जो फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर रही है उसे इक्वल करेंगे mg साइन थीटा इंटू में l। तो बेसिकली अब जो है ना ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट और इनटू में अल्फा रिस्टोरिंग, ये एम जी एल साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, स्मॉल एंगल। जब जब ऐसा कोई केस हो ना, मतलब इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये थोड़ा, अब यार जेई वाले बच्चों ये चीज तो समझ ही जाओगे। और नहीं भी समझ में आ रही तो कोई रॉकेट साइंस ने इसमें यही लिखा है कि छोटे एंगल्स के लिए जब थीटा 0 के इक्वल हो तब साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है। अब जो आईसीएम है मतलब बेसिकली अल्फा रिस्टोरिंग है, क्या अल्फा रिस्टोरिंग, ये अल्फा रिस्टोरिंग आ गया एम जी एल अपॉन में आई सी एम इनटू में थीटा। इनटू में थीटा। तो अब जो बेसिकली टाइम पीरियड आ गया वो आ गया 2 पाई अंडर रूट में आई सी एम अपॉन में एम जी एल। आई बात समझ में, ये आ गया इसका टाइम पीरियड, बस यही खत्म। जो मेनली जो बच्चे जेई मेंस वगैरह इन सब के लिए कर रहे हैं यहाँ तक बहुत खत्म, कुछ भी नहीं, बस इतना ही समझना था। अब जो आगे समझने वाली चीज है ना वो थोड़ा रोटेशन से रिलेट कराऊंगा मैं आपको, रोटेशन के कुछ फॉर्मूलाज लगेंगे इसमें। रोटेशन के कुछ प्रिंसिपल होते थे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड उसका जो एक दूसरा भाई होता था, दो थ्योरम्स पढ़ी थी किसी के अबाउट आईसीएम निकालने के लिए। तो हमें देखो इसके अबाउट आईसीएम मालूम है, इसके अबाउट जो आईसीएम होगा इस एक्सिस के अबाउट वो क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। जो आईसीएम होगा वो क्या होगा, आईसीएम नहीं, बेसिकली आईसीएम तो इसके अबाउट आएगा, रुको, इसके अबाउट जो होगा ना वो आई ऑफ हिंज होगा और इसके अबाउट आएगा आईसीएम सेंटर ऑफ मास के, इसके अबाउट आएगा आईसीएम। तो ये जो आईसीएम हो, ये जो आई एच होगा ये होगा आईसीएम प्लस एम एल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की, अगर नहीं मालूम तो कोई नहीं, रोटेशन की भी वीडियो आएगी तब मालूम पड़ जाएगी। तो ये एल है, तो यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए एम एल स्क्वायर, और ये आईसीएम ये वाला ऐड कर दिया गया। तो अब बेसिकली देखा जाए तो अब तुम्हें मालूम हो याद ना हो, अगर तुम गजनी ना बने हो, कुछ रोटेशन वोटेशन पढ़ा हो, तो एक चीज होती थी रेडियस ऑफ जायरेशन, वो होता था आईसीएम को एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर के जो होता था रेडियस ऑफ जायरेशन होता था। हाँ जी, तो ये जो आई एच है ये एम के स्क्वायर
प्लस ml² हो गया। तो यहाँ पे जो बेसिकली मैंने ICM लिख रखा है ना, ये ICM हटाकर, मतलब ICM भी सही है यार, ICM भी कोई गलत नहीं है क्योंकि हमने उसके अबाउट ICM माना था और हम इधर IH मान रहे हैं। एक्चुअली मैंने वो सारी चीजें चेंज कर दी, हिंज के अबाउट H ले लिया CM। अगर मैं ये चीजें सेम रहने दूं ना, कि ये CM ही रहने दूं और इधर H ले लूं, तो भी बात कुछ नहीं रहेगी। बट चेंज ये करना पड़ेगा कि इसको जैसे मैंने पहले CM मान रखा था वैसे ही मान लूं, और इसको जैसे पहले H मान रखा था वही H मान लूं। सर आप भी कितने चेंजेस कराते हो सर, एक बात पे रहो ना। कोई नहीं यार, कभी कभार हो जाता है ऐसी चीजें, बस मैं ये चीज समझा रहा हूँ कि जो इसके अबाउट निकालना था ना, हम्म, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के कारण हमने यहाँ से निकाल लिया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हिंज वाली जगह पे निकाल लिया। तो जो ICM आया वो इतना आया। अब उधर पुट कर दो, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में mk² ml² अपॉन में mgl। तो m से mm से कट, तो ये m 2 पाई अंडर रूट में k² प्लस l² अपॉन में gl। तो आई बात समझ में, ये हो गया इसका मेन टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये याद रख लोगे ना भाई, ये लो तुम्हारे जेई के क्वेश्चंस होने लगेंगे काफी इजीली। कुछ भी ना है, सीरियसली कुछ भी ना है, समझे? कुछ मतलब कुछ दिख रहा है इसमें तुम्हें ऐसी चीज जो तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, मार ही दे, कुछ ऐसा वैसा कर दे तुम्हारे साथ? नहीं ना। तो अब इसका ना मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमें ना मिनिमम टाइम निकालना है, कोई ऐसा टाइम जहाँ पे मिनिमम आएगा। मिनिमम टाइम पीरियड कितना होगा? हमें बेसिकली वो लेंथ मालूम करनी है कि जहाँ पे मिनिमम टाइम आएगा। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली मैं क्या करूंगा कि एक कंडीशन दौड़ाऊंगा कि देखो जब L 0 की तरफ टेंड करेगा, L 0 की तरफ टेंड करेगा, तो टाइम पीरियड कहाँ टेंड करेगा? मैं ना ग्राफ बनाऊंगा T वर्सेस L का। अगर L 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो टाइम पीरियड कहाँ टेंड करेगा? ये 0/0, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, और ये 0 हो जाएगा, तो टाइम इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। सर ये कैसे निकाल दिया आपने? तो मैं एक निकाल के बता रहा हूँ, सारे नहीं बताऊंगा। वैसे ये मैथमेटिकल अप्रोच होती है ग्राफ बनाने की। तो ये k² अपॉन में GL प्लस L हो गया, L अपॉन G। ठीक है, अब L 0 की तरफ कर रहा है तो ये तो 0 की तरफ टेंड करेगा। L 0 की तरफ कर रहा है, ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, तो इनफाइनाइट प्लस 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रूट इनफाइनाइट, तो पूरा देख लो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। तो मैंने एक चीज बता दी, मैं थोड़ा ढंग से बता देता हूँ कि टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में k² अपॉन GL प्लस में L। ठीक है, ये L/G ये 0 की तरफ करेगा, ये इनफाइनाइट की तरफ करेगा, पूरा इनफाइनाइट की तरफ। अब जब L इनफाइनाइट की तरफ करेगा, जब L इनफाइनाइट की तरफ करेगा, तो तब देखते हैं, तब ये पूरा, तब ये इनफाइनाइट की तरफ करेगा, और ये 0 की तरफ, तब भी ये इनफाइनाइट की तरफ ही टेंड करेगा। तो बेसिकली तब भी ये इनफाइनाइट की तरफ ही टेंड कर रहा है। तो देखा जाए यार, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए इसका। और ये बेसिकली क्वेश्चन है किसमें? तो फिर ये ट्वाइस ही है, मतलब देखा जाए तो अंडर रूट भी है और L² भी है। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। देख लो, जब L 0 है तब भी इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, और जब L इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है तब भी ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। तो बेसिकली कोई ऐसी वैल्यू होगी, देखो कोई ऐसी वैल्यू होगी, ये T मिनिमम मालूम करना है हमें, ये T मिनिमम है, और वो किसके लिए है? किस L मिनिमम के लिए है? ये चीजें मालूम करनी है हमें। तो अब ये चीज कैसे मालूम करेंगे? कुछ नहीं यार, भूल गए क्या कैसे मालूम करते थे, कैसे मिनिमम निकालते थे?
एओडी पढ़ा नहीं पढ़ा? और एओडी नहीं भी पढ़ा तो बेसिक मैथ्स फिजिक्स पढ़ने से पहले किसी ने नहीं पढ़ाई तो कोई बात नहीं, वो चीज़ भी पढ़ा देंगे। तो बेसिकली जो टेंशन है वो है 2 पाई अंडर रूट में के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन जी एल। तो हम निकालेंगे डी टी अपॉन डी एल। तो ये हो गया 2 पाई, ये हाफ इधर और फिर ये इधर आकर बेसिकली के स्क्वायर अपॉन जी एल प्लस एल एल बाय जी। और यहाँ पर ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो के स्क्वायर अपॉन जी माइनस का एल स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो +1 अपॉन जी इक्वल टू 0। तो देखो ये तो आराम से 0 पहुंच जाएगा। अब अगर इसको इक्वेट करेंगे 0 से, ये सिंपल मैं मैथ्स लगा रहा हूँ, और ये माइनस के स्क्वायर अपॉन जी एल स्क्वायर प्लस 1 बाय जी इक्वल टू 0, इसको इक्वेट करेंगे तो हम देखेंगे कि जी से जी चला गया। ये के स्क्वायर जो है वो नेगेटिव ऑफ एल स्क्वायर आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं नॉनसेंस। क्या कहते हैं? नॉनसेंस। कौआ बिरयानी खाओ, बिरयानी खाओ और ये सब बको। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये जी से जी गया, ये एल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आ गया, तो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ के आ गया। अच्छा जी, तो जो एल मिनिमम आया, ये एल मिनिमम, ये एल मिनिमम इज नथिंग बट एक प्लस के और एक माइनस के। देख रहे हो ना, दो वैल्यूज, उनके लिए टी मिनिमम आएगा। अब टी मिनिमम निकालना है हमने, क्या निकालना था? टी मिनिमम। तो सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टी मिनिमम के लिए इसमें एल मिनिमम की ये वैल्यू पुट कर दो, तो 2 पाई अंडर रूट में के स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर की जगह भी के स्क्वायर अपॉन में व्हाट? अब रुको, फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला में कोई डाल नहीं, जी इंटू एल होता था, तो दैट इज जी बाय के, जी बाय के। तो इसका जो मिनिमम टाइम पीरियड आ गया, जो कि याद रखना है, और अगर नहीं याद रखना तो तुम्हें फॉर्मूला क्यों बताया कि तुम सब याद रखते चलो। 2 पाई 2 टाइम्स ऑफ के अपॉन में जी, ये आ गया टी मिनिमम। अरे आ गया, रे आ गया, टी मिनिमम आ गया। तो ये मिनिमम टाइम पीरियड होगा एक कंपाउंड पेंडुलम का। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेंडुलम पे, जो कि पेंडुलम के नाम पर बस पागल बनाता है, दैट इज टॉर्शनल पेंडुलम। इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता, खुद ही समझ जाओगे। क्यों बोलोगे सर सिर्फ यही होना चाहिए था ना जेई के सिलेबस में, क्यों इतना सब पढ़ाते हैं? मेरे तो समझ में नहीं आता है। बेटा तुम्हारी क्या समझ में नहीं आएगा, मेरी खुद के समझ में नहीं आता कभी कभार, बट कोई बात नहीं, है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो टॉर्शनल पेंडुलम, तो टॉर्शनल पेंडुलम क्या चीज होती है देखे जरा। तो टॉर्शनल पेंडुलम होता है मतलब जो ऐसे करके अपनी इस वाली एक्सिस में रोटेट करता है, कहते हैं ना ऑर्बिट, अपनी इस ऑर्बिट में रोटेट करता है, उसे कहते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। तो अब हम इसके उसमें नहीं जाएंगे, मतलब इतनी ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर है कोई पेंडुलम सपोज, तो वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आएगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के बीच का जो एंगल होता है फाई होता है। मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है फाई होता है। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क आता है ना, ये चीज याद रखने वाली है क्योंकि इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, वो फाई के बराबर होती है। और जब इसको खोलते हैं तो ये सी फाई आता है। सी इज नथिंग बट टॉर्शनल कांस्टेंट, दिस सी इज टॉर्शनल कांस्टेंट, ये सी होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। सो अगर
इसे मैं आई डॉट एल्फा इंटू आर लिखूँ और सी इंटू फाइव, तो जो एल्फा आर हो गया वो सी अपॉन में आई फाइव हो गया। तो जो इसका टाइम पीरियड होता है, क्योंकि ये भी एक SHM परफॉर्म करता है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट में आई बाय सी, ये इसका टाइम पीरियड होता है। क्वेश्चंस में कुछ नहीं, आपको टॉर्शनल कांस्टेंट गिवन होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी होगी, जो आपके रोटेशन के कंसेप्ट पर बेस करता है, तो उसके हिसाब से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो आज के इसमें बस यही कंसेप्ट थे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके कंसेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना यही होगा कि सपोज ये एक पेंडुलम है 30 डिग्रीज। अब इस तरफ ना पॉजिटिव एक्सिस ले लेना है, इसको इस तरफ घूमना पॉजिटिव। ओके, अब जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में ही ले लो। क्या तुम लोग यूनिट चेंज करने का उसमें पड़ो। ये 1 kg। अब निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट ओमेगा मैक्स निकालना है, मैक्सिमम ओमेगा कितना होगा। और थर्ड वेलोसिटी मैक्स निकालनी है, कितनी मैक्स वेलोसिटी होगी। और फोर्थ है टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड क्या होगा। सो पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। तो बिना कुछ करने से पहले यार हम तो सबसे पहले निकालेंगे कि क्या क्या चीजें हमें मालूम है। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले लो। एक ही जगह ना यहाँ पे तुम थीटा नॉट लो, मतलब थीटा नॉट ले, ए ले, पास सेम है, लेकिन ए हम उधर ले चुके हैं ना, तो इसलिए अब मैंने ऊपर ए बता दिया था, बट कोई बात नहीं, उसे तुम ए भी ले सकते हो, थीटा भी ले सकते हो। तो ये चीज होती है। तो अब देखो कि जो थीटा नॉट है दैट इज व्हाट, थीटा नॉट क्या है 30 डिग्रीज है, तो 30 डिग्रीज को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई बाय 180, दैट इज पाई बाय 6। अब हमें बेसिकली साइन का निकालना है, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल जीरो पे जो थीटा था वो पाई बाय 6 ही होगा। थीटा पाई बाय 6 ये इस पोजीशन पर है ना। तो पाई बाय 6 इक्वल्स टू पाई बाय 6 साइन फाइव। तो जो फाइव आ गया वो आ गया पाई बाय 2। ये तो आपका फाइव हो गया सर जी, फाइव फाइव आ गया, फाइव 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 फाइव, तो फाइव फाइव यहाँ से आ गया, तो इक्वेशन मालूम पड़ ही गई, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब अगर समझ में नहीं आ रहा ओमेगा कैसे निकालना, डूब मरो। ओमेगा कैसे निकालना है ये समझ में नहीं आ रहा। किसी भले मनुष्य ने तो मैंने बताया नहीं ओमेगा कैसे निकलता है। कैसे ही कोई बताएगा तुम्हें कि ओमेगा अंडर रूट में जी अपॉन एल होता है। अब ये करीब करीब देखो, जैसे ये √10 हो गया ना, पाई ले लो, पाई ले लो, ठीक है। तो इस हिसाब से ओमेगा की वैल्यू आ गई पाई, ओमेगा की वैल्यू पाई आ गई। अब देखो हमें क्या निकालना था, इस ओमेगा का फंक्शन भी निकालना था। तो ओमेगा पाई बाय 6 ओमेगा पाई है ना, ये ओमेगा का फंक्शन निकालना था। यहाँ पे चेंज कर लो, मैं खुद इस ओमेगा उस ओमेगा से कंफ्यूज हो रहा हूँ। उफ, बड़ी किल्लतें हैं।
पाई बाय 6 साइन। बहुत जगह इस ओमेगा को उल्टा लिखा होता है, इस जगह इसके जगह पे लिखा रहता है, लेकिन कोई नहीं, कंसेप्ट समझने पर ज़्यादा फोकस करो। पाई टी, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कॉस आएगा। अब ये तो समझ जाओ मैंने क्या करा है, कोई रॉकेट साइंस मतलब मेरे को लग नहीं रही इसमें है, सिंपल डिफरेंशिएट किया। अब निकालना क्या, ओमेगा मैक्स निकालना। तो ये ओमेगा मैक्स क्या होता था, क्या होगा, थीटा इंटू ओमेगा होगा, तो विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6। नहीं तो इसी फंक्शन से देख लो ना यार, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। पुट करोगे तो ओमेगा मैक्स आ नहीं जाएगा पाई स्क्वायर बाय 6। इतना करने की जरूरत भी नहीं है। अब बी स्क्वायर अब निकालना है वी मैक्स, तो वी मैक्स इज नथिंग बट ओमेगा मैक्स इंटू एल। तो ओमेगा मैक्स पाई स्क्वायर बाय 6 है, L1 है, तो पाई स्क्वायर बाय 6 मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट्स का देख लेना, मैंने जगह लगाया नहीं। और आगे टाइम पीरियड की बात, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट में L बाई जी, 2 पाई, और इसे भी पाई ले लिया था, तो ये 2 सेकेंड्स, 2 पाई अपॉन ओमेगा ले लो बेसिकली, तो 2 सेकेंड्स इसका टाइम पीरियड आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। एक अच्छा क्वेश्चन तो मैं और कराता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि एट 27 डिग्री सेल्सियस क्लॉक जो होती है ना, क्या हो गया, क्लॉक जो होती है वो ट्रू टाइम देती है, बट इन विंटर्स, क्वेश्चन को फील करना है, नहीं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, समझना कि क्या लॉजिक है, कि क्या क्या हो रहा है। जो क्लॉक का टाइम है ना, मतलब क्लॉक का टाइम नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जो लेंथ है, लेंथ है पेंडुलम की, किस पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम की, वो डिक्रीज हो गई है, लेंथ डिक्रीज बाय 0.01%। ओके, और इसी मतलब टेम्परेचर फॉल के कारण ये हुआ है। तो अब बताना है, निकालना ये है कि फाइंड द गेन इन टाइम बाय द क्लॉक इन वन डे। तो बेसिकली क्या देखा हमने कि इन विंटर्स जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गई है इतने परसेंट से। तो अभी ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द गेन, टाइम का गेन बताना है कि क्लॉक ने कितना टाइम गेन किया। तो सबसे पहली बात तो ये देखो कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम पीरियड। मतलब ये क्वेश्चन अगर जिसने ट्राई करना हो ट्राई कर लो पॉज करके, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा। तो बेसिकली अब जैसे कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, वही एकदम ट्रू टाइम पीरियड होता है। क्योंकि ट्रू टाइम पीरियड क्यों होता है, क्योंकि एक यूनिट उसके लिए, और यूनिट लेंथ एक पेंडुलम का टाइम पीरियड ना, पेंडुलम्स वन टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स ही होता है। ये बात ध्यान रखना, ऊपर हमने निकाल के भी दिखाया है, बात ध्यान रखना कि पेंडुलम इधर से इधर, फिर इधर से इधर और इधर तक जाने में 2 सेकंड लेता है। तो अब दिखाना है कि कितने उसका, मतलब कितने ज्यादा उसका लॉस होगा। तो बेसिकली हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे चेंज इन एल, चेंज इन एल अपॉन एल निकालेंगे हम। तो चेंज इन एल अपॉन एल कितना हुआ, वो हुआ 0.01 अपॉन 100, ये चेंज इन एल हुआ। तो डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल हुआ अपना 10 की पावर -4, ये हो गया डेल्टा एल अपॉन एल।
अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन के मेथड से करेंगे। 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, दूसरे मेथड्स भी हैं लेकिन ये मेथड मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता है। मैं डेल्टा टी अपॉन टी लूँगा। तो बेसिकली अब कॉन्स्टेंट्स वैल्यू तो हट जाएंगी लेकिन ये ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा। दैट इज 2 इंटू में इसकी पावर आगे। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ पर चले, तुम लोग गजनी लोग हो भाई, सब भूल जाते हो। ये एन होगा, ये एम होगा, तो डेल्टा दिस इज नथिंग बट एन ए डेल्टा ए अपॉन ए ओ डेल्टा बी अपॉन बी। ये चीज होती थी यूनिट्स एंड डायमेंशन, याद कर लो थोड़ा सा। तो यही चीज, और कांस्टेंट नहीं आते हैं तो ये 1/2 और डेल्टा एल अपॉन में एल, तो फिर ये 2 से 2 कैंसिल। अब ये डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी इंटू में डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा टी हो गया, टाइम पीरियड कितना है, 2 है, और ये 10⁻⁻⁴। तो इतने मतलब चेंज इन टाइम जो हुआ वो 2 इंटू 10⁻⁻⁴, इतने का टाइम पीरियड चेंज हुआ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। ये भी तो कांस्टेंट है, मैंने इसका 2 क्यों इधर लिख रखा है। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ये 2 पाई भी नहीं लूंगा क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट है, सिर्फ रूट एल को लूंगा तो इतना पोर्शन आएगा। तो इसका सिर्फ इतना आएगा कि जो चेंज इन टाइम हुआ है वो भी कितने का नहीं, इतने का ही हुआ है। अब ये चीज समझ में आई थी ना मैंने कैसे लिखी थी। चेंज इन एल, देखो चेंज इन एल 0.01% का है, और अपॉन में एल 1, तो परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 किया था। तो वही चीज मेरे को लगता नहीं इसमें कोई गलती होगी। और ये चीज मैंने कैसे क्या किया, ये चीज मैंने समझा दी। अब एक दिन में कितना टाइम होता है, देखो टाइम इन 1 डे, टाइम इन 1 डे, देखो ये 1 सेकंड का टाइम, ये मिनट का सेकंड में टाइम, ये आवर्स का, तो ये एक दिन का टाइम होता है। तो बेसिकली चेंज इन टाइम निकालूंगा मैं, टाइम इन 1 डे, तो वो आएगा 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू में 10⁻⁻⁴, ये आएगा। तो डेल्टा टी इन 1 डे, ये दिस इज नथिंग बट 360, और 36 इंटू में 24, ये हो गया 24 हमारा 140, और ये 72, ये 4 6 8, तो दिस इज नथिंग बट 86.4, ये 12 दे देगा। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आएगा 86.4 परसेंट कह रहा हूँ सेकेंड्स। इतना आया टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड में कितना चेंज आया एक दिन में। अब जो एक टाइम पीरियड होता है उसमें 2 सेकेंड्स होते हैं बेसिकली। इधर अभी सेकेंड्स नहीं लिखता, एक टाइम पीरियड में 2 सेकेंड्स होते हैं। तो ईच सेकेंड्स में 1/2 होगा टाइम पीरियड, होगा नहीं होगा। तो बेसिकली अब मैं इधर से निकालूं, मतलब मेरे को किस में चेंज पूछा था, गेन इन टाइम पूछा था ना। तो इसको मेरे को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो गेन इन टाइम जो आएगा वो आएगा 86.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 43.2 सेकेंड्स। तो सो आपका करेक्ट आंसर होगा 43.2 सेकेंड्स। ये आपका करेक्ट आंसर ऐसे निकल गया। तो आई बात समझ में, निकाल दिया करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन ना थोड़ा कंपाउंड पेंडुलम के ऊपर भी ले लो, बढ़िया सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एक रॉड है, इसे हिंज कर रखा है, मास एम और लेंथ एल की। तो निकालना है सबसे पहले टाइम पीरियड एक छोटे से ऑसिलेशन के लिए।
और दूसरा इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। इक्विवेलेंट लेंथ निकालनी है सिंपल पेंडुलम की। सो पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा कि सपोज हमने स्मॉल ऑसिलेशन के लिए निकालना है ना, तो ये यहाँ गया कुछ स्मॉल टाइम पीरियड थीटा। अब इसका जो ICM आएगा दैट इज नथिंग बट वो आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो जो ICM निकालना है ना वो होगा IMG। रुको, अगर मैं इधर I0 ले लूँ और एक एंड से ml² रॉड है ना ये, तो ये ml² और इस वाले से भी तो ये ml² प्लस ml², ये क्या लिखा है आपने? ये मैंने कुछ नहीं, ये मैंने बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस से इसका ICM निकाला है। इसका ICM आ गया 2ml²। ये इसका ICM आ गया। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला ऊपर याद करवाया था, ICM अपॉन में mgl, 2/√2/3 ml² mgl, तो m से l से, तो दैट इज टाइम पीरियड आ गया √2/3 2/√L/g। ये आ गया इसका टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें इक्विवेलेंट लेंथ निकालनी है। मतलब ये जो रॉड इधर हिंज करके रखा हुआ है, अगर हम इसे एक पेंडुलम से बदलना चाहें तो उसकी लेंथ कितनी होगी? तो बेसिकली जो मतलब एक जो टाइम पीरियड होता है, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के होता है, एल होता है। तो जितना चेंज टाइम पीरियड में होगा उतना ही चेंज लेंथ में होगा। तो टाइम पीरियड अगर मैं निकालूंगा तो टाइम पीरियड होगा, हाँ, तो बेसिकली इसमें कंसेप्ट ये लगेगा कि टाइम पीरियड जो आया है इसका वो √2/3 ऑफ टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम आया है। तो फिर अगर हम लेंथ में चेंज करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो लेंथ आएगा वो भी √2/3 टाइम्स ऑफ LS आएगा। तो इतना इक्विवेलेंट लेंथ हमें रखना पड़ेगा इसके लिए। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही टॉपिक था। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास थी आज की। आज की क्लास में हमने एंगुलर SHM देखा और सिंपल पेंडुलम, फिर कंपाउंड पेंडुलम, फिर टॉर्शनल पेंडुलम, तो ऐसे कर करके और फिर अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस भी देखे हमने। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ like and subscribe my channel, and for more these kind of videos press the bell icon. So thank you so much.